कहानी की शुरुआत होती है मेन लीड की एंट्री से, जिसका नाम है बेक साउन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन है। तो आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट पे आया था, जिसे थोड़ी देर में ड्रामा की फीमेल लीड ज्वाइन करती है, जिसका नाम है होंग हीजू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो दोनों को ऐसे साथ देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। साउन के साथ ये लड़की है कौन, इनका क्या रिलेशन है, वगैरह वगैरह। जो तक साउन कहता है कि नर्वस मत हो, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं, पर याद रखना हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई रूमर फैले। तो अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हीजू एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में थी, जहां अपना साइन लैंग्वेज का काम कन्वर्ट करके जाने ही लगी थी कि तभी साउन का प्रेस रिलीज लाइव होता है, जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज एंकर यूरी, जो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, जो साउन की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि साउन भी पहले एक न्यूज कास्टर था, लेकिन स्क्रीन पर साउन को देखकर हीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि साउन और हीजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है, जिसके बारे में उनकी फैमिलीज के अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो उनकी शादी कैसे और क्यों हुई ये हमें आगे पता चलेगा। तो साउन अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस चला आता है। इधर हीजू अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। तो साउन के डैड थे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और हीजू के स्टेप डैड थे एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन। तो इन दोनों फैमिलीज का बहुत पुराना कनेक्शन था। तो साउन की मॉम हीजू से जॉब छोड़कर साउन को सपोर्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था और बिना पब्लिक में आए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले। हीजू साउन की वाइफ है जो बोल नहीं सकती। जो सुन हीजू की मॉम कहती कि क्या इसकी जरूरत है। जो सुन साउन की मॉम कहती कि ये ना बोले तो ही अच्छा है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हीजू की मॉम उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती कि ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और के हस्बैंड को चुराया है तो अच्छे से काम करो, याद रखना तुम चेयरमैन होंग की बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर हीजू एकदम चुपचाप रहती है। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते के बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखकर हीजू समझ जाती है कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार की डोर्स खुल रही थी, ना ही कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम उसे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जिसके हाथ में एक अलग सा फोन था, जिससे हमें समझ आता है कि उसी ने कार को हैक किया है। तब वो पर्सन हीजू की कार की ओर बढ़ने लगता है एंड इवन हीजू की कार के अंदर चला आता है। इसे साउन के फोन पे एक कॉल आता है। साउन का असिस्टेंट दोजे कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आया है। साउन कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। साउन पूछता है कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं साउन को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस आदमी था, जिसने हीजू की कार को हैक किया था और वो अभी हीजू के गले पे चाकू रखकर साउन को धमका रहा था। साउन की फोन की बैटरी डेड हो जाती है, तो उसे चार्ज पे लगाकर वो सबसे पहले हीजू की मांग को कॉल करता है और हीजू के बारे में पूछता है। हीजू की मांग कहती है कि वो मेरे साथ ही थी, लेकिन वो काफी देर पहले घर के लिए निकल चुकी है। ये जानकर वो रिलैक्स होता है और दोजी से उस किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है, तो साउन उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को। तू जानता भी है किससे बात कर रहा है, मेरी वाइफ है कौन, क्या तुझे पता भी है। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तेरी वाइफ का गला काट दूंगा। साउन तंग आकर कहता है कि मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम जो भी हो ये प्रैंक कॉल करना बंद कर। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा। साउन कहते हैं हाँ तो मार दे। कहते हैं अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। साउन कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल काट देता है। जिसने किडनैपर को गुस्सा आ जाता है, कुछ वर्ड से हीजू का गला घोटने लगता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, तो किडनैपर उसे छोड़ देता अच्छे से चलाने के लिए कहता है। देन कहता है ये मजाक नहीं है समझी ना। तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है, क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है। मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तू मरने वाली है। दोबारा कॉल करता है, लेकिन साउंड कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो किडनैपर गुस्से में हीजू की गर्दन पे कट मार देता है और गुस्से में इधर उधर लात मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ साउंड को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता। वॉइस मॉड्यूलेशन ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है तो इस बार साउंड कॉल उठा लेता है। तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो साउंड भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार देना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना। ये बोलकर फिर से कॉल काट देता है। जो देखकर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है और साउंड की ये बात सुनकर तो हीजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है, जिससे एक स्लीपरी रोड आने की वजह से उसके टायर्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर टकरा कर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से हीजू सेफ होती है। तो साउंड अपने घर के लिए निकलता है। घर में हीजू पहले ही आ चुकी थी, जो अपनी इंजरीज का फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पे रेडी करती है। थोड़ी देर बाद साउंड आता है, हीजू को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है, कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था, जिसने कहा वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसकी बातें सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साउंड को असिस्टेंट दोजे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3 डिजिट्स 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसीलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। यानी वो अगर फिर से कॉल करता है और अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है, अभी हम उस नंबर को
रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। देन वो साउन को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है जहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो साउन हीजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो हीजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर हीजू उसके बाद वह कोई रिस्पांस नहीं देती। अपने रूम में आती है तो हीजू की मॉम कॉल करती है, जो हीजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बातें सुनकर हीजू अपने शादी के दिन को याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो। हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हीजू सब कुछ उतारने लग जाती है तो उसकी ड्रेस उतारने से पहले साउन उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है। इसकी क्लॉज से हीजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम नहीं। और थर्ड, साउन की वाइफ के रूप में हीजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हीजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हीजू को 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी होगी। हीजू साइन कर देती है तो साउन उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलत फहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेज की तरह मेरे पास भेजा गया है। तो इस तरह से इनकी शादी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। तो हीजू एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी। तो अगले दिन अपने ऑफिस में हीजू बहुत ही गुस्से वाले, धमकाने और डांटने वाले डायलॉग्स का रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि उसे साउन पे अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट पे पहुंचते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में जितना दिखाया गया था उसके बाद से सीन कंटिन्यू होता है। दोनों को साथ देकर सभी लोगों के बीच गॉसिप शुरू हो गई थी, पर उन पे ध्यान न देते हुए साउन हीजू को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। तो उन दोनों के बीच की बातों को हीजू एम्बेसडर की वाइफ को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है। जो देख एम्बेसडर हीजू को साउन की वाइफ समझ लेता है। तो हीजू इशारों में बताते कि मैं बस एक इंटरप्रेटर, हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। साउन को तो समझ नहीं आया कि हीजू ने इशारे में क्या कहा, पर एम्बेसडर उसे थैंक यू कहते हैं उनकी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए। इस पे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है। एम्बेसडर कहते हैं कि कभी मैंने आपकी वाइफ को आपके साथ नहीं देखा, आपको उन्हें भी लाना चाहिए था, हमारी मुलाकात हो जाती। इस पे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है। जो सुनकर हीजू को तो बहुत गुस्सा आता है। जो साउन आगे कहता है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझ पे ऑनलाइन काफी अटैक्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को ऑनलाइन हेट या अटैक्स फेस करना पड़े। तभी उसे दूजे मैसेज करके बताता है कि सब कुछ रेडी है, अगर अब उस 406 का कॉल आया तो अब हम उसे ट्रैक कर पाएंगे, बस आप 10 मिनट तक उसे उलझा कर रखना। तो हीजू यहाँ से ड्रिंक करने चली जाती है। अब उसे ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखकर साउन मना करता है। हीजू फोन में टाइप करके उसे कहती कि अगर हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पे साउन कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहना होगा, कुछ प्रॉब्लम है, पैर दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ और ज्यादा ड्रिंक करना बंद करो। जो सुन अभी हीजू से साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती या मुझे कोई इमोशन फील नहीं होते, मैं कितनी हर्ट हूँ तुम्हें कभी दिखता भी है, और क्या कहा मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, अगर कमजोरी होती तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कल तुमने क्या किया। ये बोलकर उसे इशारे में गाली देने लगती है। जो साउन को थोड़ा समझ आता है, पर जाते हुए हीजू इशारों में कहकर जाती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम में चली आती है, जहाँ उसे साउन पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे साउन को थोड़ी देर बाद उसकी किडनैपर का कॉल आता है। इस बार साउन उसे सामने से कहता है कि मेरी वाइफ तो सेफ है, क्यों कल तू उसे मार नहीं पाया, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तेरा कॉल काट दिया था, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो बताओ अब तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। ये सब वो किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाने के लिए कह रहा था। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है पार्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। ये सुन साउन थोड़ा शॉक्ड होता है। किडनैपर कहता है कि सरप्राइज्ड हुआ कि मुझे कैसे पता कि तू इस पार्टी में है, तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे इतने करीब हूँ। साउन हर तरफ देखने लगता है। देन उसे कहता है कि तू जैसा लूजर यहाँ आ ही नहीं सकता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर। इस पे किडनैपर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहे तो तुम्हारे लेफ्ट में रखी हुई ब्रुशेटा खा सकते हो। अब ये सुनकर साउन और ज्यादा शॉक्ड होता है, तो उससे पूछता है कि तू यहाँ आया कैसे। तो किडनैपर कहता है कि अभी तूने पूछा था ना कि मैं तेरी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। जो सुन साउन हीजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक बंदे को फोन पे बात करता हुआ देखता है, तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर पूछता है डर गया क्या। साउन भागते हुए हीजू को ढूंढने लगा था। किडनैपर कहता है कि क्यों अब बिलीव हुआ ना। साउन कहता है कि तुझ जैसा लूजर मेरी वाइफ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और वैसे भी तूने मेरी वाइफ को कभी देखा भी है क्या, बता भी वो कौन है। तभी वो कहता है कि होंग ही जो तेरी असली वाइफ नहीं है, जिससे तेरी शादी होने वाली थी, वो थी चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी ईना, और शादी से एक दिन पहले वो भाग गई, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। और फिर तूने उसकी बहन हीजू से शादी कर ली, क्योंकि चेयरमैन होंग और तेरी फैमिली का कोई तो बहुत पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से तुम्हें उनकी फैमिली में शादी करनी ही थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं तो छोटी बेटी से शादी कर ली। अब ये बात बाहर आई तो कैसा रहेगा। ये सब सुनकर साउन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों की फैमिली वाले को ही पता था। तो साउन पूछते कि तुझे क्या चाहिए। किडनैपर से अपनी डिमांड्स बताने लगता है। सबसे पहले तुझे हीजू को छोड़ना पड़ेगा, फिर तो अपनी असली फियांसे के साथ रह सकता है, क्योंकि वैसे भी तू हीजू को पसंद नहीं करता। और तभी रिवील होता है कि किडनैपर बनकर बात करने वाली हीजू खुद थी, और वो बात कर सकती है, पर इस फोन में वॉइस मॉड्यूलेशन ऑन था, इसलिए साउन को हीजू की बात एक आदमी की वॉइस में सुनाई दे रही थी। एक किडनैपर का फोन हीजू के पास कैसे आया, ये हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है। जब साउन ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दे, जब वो मुर्दा लाश बन जाएगी तब कॉल करना, ये बोलकर कॉल काट दिया था। तब हीजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो बहुत
ही तेजी से गाड़ी चला रही थी और किडनैपर को ही चिल्लाकर कह रही थी कि वापस कॉल कर उस कमीने को, मुझे भी उससे कुछ कहना है। लेकिन साउन ने फिर कॉल ही नहीं उठाया। बस तभी स्लिपरी रोड होने की वजह से हिजू की कार पे एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो किडनैपर बेहोश हो गया था। तभी उसका ये वाला फोन गिरा था जिसको हिजू अपने साथ लेकर आई थी। तो प्रेजेंट में हिजू कहती है कि अब बताओ, अगर तुम अपने डैड का इलेक्शन खराब नहीं करना चाहते, हमारे मैरिज की सीक्रेट्स को रिवील होने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें हिजू को डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 बिलियन वॉन में मामला सेटल भी कर सकते हैं। जैसन साउन कहता है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हारी इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेता, तो जैसे कि तुम्हें आंख बंद करके अरेस्ट करवा सकता हूँ। उसने हिजू कहती कि क्या तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था? मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैंने उसी के कार में उसे किडनैप किया था, वायर से उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे, उसके गर्दन पे चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी, मैं तो उसे मारने जा रहा था। वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पा रही थी क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने तो कहा कि उसे मार दो, लाश हो तभी कॉल करना। उस हिजू को तो मैं मार नहीं वाला था, लेकिन उसका लक अच्छा था, लिपरी रोड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। पर ये सब सुनकर साउन गुस्से में सामने दीवार पे पंच मारता है और गुस्से से कहता है कि अब तू सन 406, मैं इससे पहले कभी भी किसी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं खुद तुम्हें पकड़ूंगा। 10 मिनट पूरे होने वाले थे, इसीलिए जो घबरा कर कॉल काट देती है, क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट तक उनका कॉल कोई ट्रैक नहीं कर सकता। और ईजू को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पे कॉल काटा था, कहीं साउन को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर वो खुद ही कॉल कर रही थी। इसीलिए वो ये सोचकर बहुत घबरा रही होती कि उसे मेरी बात पे यकीन हुआ होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। उसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ईजू डरते डरते वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसके थोड़ी दूर में साउन को देखकर वो दूसरी ओर जाने लगती है। साउन उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। ईजू डर के मारे अपने पर्स को पीछे छुपाने लगती है और साउन उसे अपने साथ एक खाली कमरे में ले आता है, जहाँ उसके पास आते हुए उसे फोन दिखाने के लिए कहता है। ईजू नर्वस होकर अपना नॉर्मल फोन निकालती है तो साउन उसके करीब आकर उससे पूछता है कि कल क्या तुम्हारी कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था? ईजू हाँ में सर हिलाती है तो साउन एक्सीडेंट का टाइम पूछता है, तो ईजू वही टाइम बताती है जब साउन को किडनैपर का कॉल आया था। अपने फोन में टाइप करके बताती है। साउन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस किडनैपर की बात सच निकली थी। देन वो ईजू को चेक करने लगता है कि उसे चोट लगी है या नहीं, जहाँ उसके गर्दन पे चाकू के कट का निशान दिख जाता है और गला दबाने का भी निशान था। ऋतिक साउंड उसे गुस्से में पूछता है कि क्या है ये, कौन था वो, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? ईजू टाइप करके बताती कि उसका चेहरा कवर्ड था इसीलिए मैं देख नहीं पाई। साउन पूछता है क्या उसने तुम्हारे गर्दन पे चाकू रखकर तुम्हें मारने की धमकी दी थी? ईजू हाँ में सर हिलाती है। जो सुन साउन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उससे कहता है कि इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पे ईजू को रिएक्ट नहीं करती। तो साउन कहता है कि अब से कहीं भी जाना है तो बॉडीगार्ड साथ ले जाना। ये बोलकर वो बाहर आता है और अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। देन दोजे को कॉल करके उस किडनैपर का लोकेशन ट्रैक हुआ या नहीं पूछता है। दोजे उसे बताता है कि उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, शायद ये लोग कोई गैंग है। तो साउन उसे कहता है कि उस किडनैपर को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता है, जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है वो भी उसे पता है। आज इस इवेंट में जो भी आया था उन सब के बारे में पता करो और मैं तुम्हें किडनैपर और मेरे बीच हुई बात का रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। शायद वो एक आदमी है और वॉइस मॉड्यूलेटर यूज कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश करो। इधर किडनैपर वाले फोन में भी बातें रिकॉर्ड हुआ था, जो खोरा कर हिजू सुनती है और थोड़ा हंसते हुए कहती कि साउंड तो पक्का डर गया है। देन वो इस फोन को देखकर कहती कि 2 दिन से ये फोन मेरे पास है, शायद वो किडनैपर इसे ढूंढ रहा होगा, इसीलिए मुझे जल्दी यही काम खत्म करना होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो उस फोन को अपने पर्स में छुपा देती है। साउंड डायरेक्टली उसके रूम में आ जाता है और उसकी कार की चाबी देने के लिए कहता है। इवन वो खुद उसके पर्स से निकालने जा रहा था तो हिजू जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पर्स छीनकर उसे चाबी दे देती है। साउंड अपने पार्किंग लॉट में आता है और कार के अंदर सब कुछ चेक करने लगता है, स्पेशली कार का डैश कैम, जिसके बारे में इधर हिजू को भी याद आता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग लॉट में आती है और साउंड उसे बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सुन हिजू रिलैक्स होती है। तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद हिजू किडनैपर का फोन लेकर दूर भाग गई और फिर एक टो ट्रक को इस जगह पे बुलाया था जिससे पहले ही वो किडनैपर भाग चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट एक बाइक उनके करीब से आ रही थी। साउंड जल्दी से हिजू को अपनी तरफ खींच लेता है। देन उसे कहता है कि कल से काम पे जाने की जरूरत नहीं है। देन हिजू लिखती कि कल मुझे हमारे डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है इंटरप्रेटर के काम के लिए। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। साउंड कहता है फिर सिक्योरिटी को अपने साथ रखना, पर हिजू मना कर देती है। तो साउंड किसी को कॉल करता है और हिजू के कार के डैश कैम फुटेज को रिकवर करने के लिए कहता है। देन वो अपनी मॉम के साथ लंच करने आता है, जो उसे इलेक्शन टाइम में अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए कहती है। इस पे साउंड कुछ भी नहीं कहता। मॉम कहती है तुम जरा अपनी वाइफ को इलेक्शन से दूरी रखना, पता नहीं पर मुझे वो ठीक नहीं लगती। साउंड कहते हैं आप ही लोग तो चाहते थे मिस्टर हॉन्ग की बेटी के साथ मेरी शादी कराना, इवन ब्राइड बदलने के बाद भी आप लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। आखिरकार मिस्टर हॉन्ग ने ही हमारी फैमिली के पुराने स्कैंडल्स को छुपाने में मदद की है। इधर हिजू अपना कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में आती है और तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को उसी वॉशरूम की ओर जाता हुआ देखते हैं। हिजू बाहर उसकी परछाई देखकर डर जाती है। इसके बाद से हिजू यहाँ पे किसी को नहीं मिल रही थी। साउंड ने फिर भी एक फीमेल गार्ड को हिजू के सिक्योरिटी के लिए भेजा था, जो उसे हिजू की अपडेट्स दे रही थी, पर अचानक से हिजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। जैसे साउंड ऑफिस आ जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता
बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है। कल उस इवेंट में कोई भी ऐसा सस्पिशियस बंदा नहीं था। शायद हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि किसी ने आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस पे सावन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है? क्या मैंने कभी भी अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात की है? नहीं ना। पूरे देश में किसी को भी नहीं पता है मेरी वाइफ के बारे में और सभी लोग जानने के लिए क्यूरियस हैं। तो अगर हमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो क्या होगा, वो भी अभी इलेक्शन के माहौल में। तो जैसे सॉरी कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। पेंथर कोर्ट में वो फीमेल गार्ड हीजो को नहीं ढूंढ पा रही थी, जिस बारे में वो साउन को मैसेज कर देती है। साउन उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गार्ड का मैसेज आता है कि हीजो मिल गई है, वो एक आदमी के साथ है। साउन उनका फोटो खींचकर भेजने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं हीजो जिसके साथ थी वो उसका कॉलेज फ्रेंड था सांगू। हीजो ने जिस परछाई को वॉशरूम के बाहर देखा था वो यही था। कोर्ट में वो किसी काम से आया था, तब उसने हीजो को देखा। थोड़ी दूर से वो फीमेल गार्ड इन दोनों की फोटोज खींच रही थी और साउन को भेज रही थी। इधर फोटो में दोनों को हंसते हुए बात करता हुआ देखकर साउन थोड़ा जेलस हो रहा था। इधर सांगू से पूछते कि तुम 3 साल बाद अचानक से कहीं चली गई, हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं था, तुमने कभी कॉल भी नहीं किया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करते हुए। देन दोनों की साइन लैंग्वेज में ही बातें शुरू होती है। ये उसे सॉरी कहती है कांटेक्ट ना करने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देन सांगू से बताता है कि तुमने जिस चैनल के साथ काम किया था उनके साथ ही मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ जिसका नाम है क्राइम रिपोर्ट, जिसमें हम कुछ क्राइम केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। फिर हीजू चली जाती है। इधर इन दोनों के साथ में फोटोज देखने के बाद साउन का काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर हीजू घर पहुंचती है जहां थोड़ी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है जो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी, जिसमें कुछ सिलेक्टिव लॉन्ड्री एंड ड्रेसेस वगैरह थे, जिन्हें देखकर हीजू को तो बहुत गुस्सा आता है। जो देख उसकी मॉम कहती कि तुम इतनी लूजर टाइप कैसे हो, इस अवधि क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा, जब बिना शादी से पहले बात है और तुम्हें उसकी जगह लेने के लिए कहा गया। अब तुमने डायरिंगली एक कंडीशन रखी, तुम्हारे डैड को एक अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए, उसके बाद ही तुम ये शादी करने के लिए मानी थी, इसीलिए तुम्हें साउन की वाइफ होने की वजह से उसकी वाइफ की ड्यूटीज तो निभानी पड़ेगी, इसलिए कुछ भी गलत किया तुम्हारे बाप को उस नर्सिंग होम से निकलवा दूंगी। तो असल में हीजू को ये शादी करनी नहीं थी, उसकी मॉम ने ही उसके डैड की धमकी देकर उसे साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो बेसिकली ये हीजू की असली माँ ही है जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, क्योंकि पहले ये लोग बहुत गरीब हुआ करते थे एंड उसके बाद हीजू के डैड मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गए थे, इसलिए वो पिछले कई सालों से नर्सिंग होम में भर्ती हैं। तो इन्हें छोड़ने के बाद हीजू की मॉम ने चेयरमैन होंग से शादी कर ली थी, जिनके 2 बच्चे थे, जिनके साथ हीजू के ना बोलने का लिंक था, जो हमें आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हीजू शावर लेने के बाद उसकी मॉम कल आया हुआ नाइट ड्रेस पहन लेती है और उस किडनैपर वाले फोन को निकालती है और साउन को कॉल करती है। अब हीजू साउन से डिवोर्स लेना चाहती थी, पर शादी के टाइम जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसकी वजह से हीजू डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, पर इस किडनैपर के फोन की वजह से उसे एक नया चांस मिल गया है। इस जरिए वो साउन को ब्लैकमेल करके डिवोर्स लेना चाहती है। तो इस नाइट ड्रेस में अपने थाइस की फोटो खींचकर साउन को भेजती है, कहती कि क्या अब तक तुमने डिसाइड नहीं किया। साउन पूछता है क्या है। हीजू कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ की फोटो नहीं पहचान पा रहे हो, ये तुम्हारी वाइफ की थाइस है, अब मैं इस फोटो को किस तरह से यूज करूंगा ये तुम खुद सोच लो। साउन कहता है ऐसे फेक फोटो से तुम क्या ही कर लोगे। हीजू कहती है अब तक अपनी वाइफ की बॉडी पहचान नहीं पाए, उसके थाई पे एक यूनिक मॉल है, कभी देखा नहीं क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी नेकेड नहीं देखा। जो सुन साउन को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए अब साउन उल्टा उससे सवाल पूछने लग जाता है ताकि किडनैपर के बारे में उसे कुछ पता चले, पर हीजू भी सामने से उल्टा जवाब देती है और इसे गुस्से में कह देती कि अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो जाके अपनी वाइफ की थाइस चेक कर लेना, पता चल जाएगा ये उसकी फोटो है या नहीं। ये बोलकर कॉल काट देती है, पर इस बार 10 मिनट से ज्यादा इनकी बात हो चुकी थी, इसलिए इस बार फोन के लोकेशन के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी सियोल के ही 3 अलग एड्रेस दिखा रहे थे। तो साउन अपनी टीम को और अच्छे से ट्राई करते रहने के लिए कहता है और दोजी को उस फोटो की ओरिजिन पता करने को कह नहीं जा रहा था, पर वो रुक जाता है क्योंकि पिछली बार की तरह वो कोई गलती नहीं करना चाहता, जैसा उसने किडनैपर की बात को मजाक में लेकर किया था, इसीलिए वो यहाँ से घर के लिए निकलता है। लेकिन इधर हीजू सोच में पड़ गई थी कि कहीं साउन उसके थाइस चेक करने ना आ जाए। इस बारे में सोच कर उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी, तभी वो दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनती है, इसीलिए वो ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोने की एक्टिंग करती है। साउन डायरेक्टली हीजू के रूम में ही आता है और उसके ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हीजू ब्लैंकेट को और जोर से पकड़ के रखती है और साउन जोर से ब्लैंकेट को खींच देता है, जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। हीजू दूसरी साइड फेस कर लेती है तो साउन उठ जाता है, उसे बताता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो, तुम ही तो काम करना चाहती थी ना, तो अपनी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल करके दिखाओ, ये बताकर चला जाता है। एंड हीजू वाज लाइक अचानक से बस ये बताने आया था। साउन डाइनिंग टेबल को देखकर इन साल पहले हम की शादी की पहली रात को याद करता है, जो खाना बनाकर उसका वेट करते करते सो गई थी, जिसे साउन प्यार से देख रहा था। फिर उसके सामने जाकर बैठता है। खाना खाने के बाद हीजू उसे डांस करने के लिए बुलाती है, इसमें वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब वो ये सब रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कर रही थी जो कि उसकी मॉम ने कहा था। ये साउन नोटिस करता है तो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और उसके पास आकर बताता है कि क्या तुम्हें टिप चाहिए, मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना, तुम्हें मेरे सामने किसी का पपेट बनने की जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हारी मॉम जो भी तो है वो हर चीज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम कभी भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसलिए कभी मेरे मैटर्स में मत पड़ना। ये बोलकर वो चला गया था। तो प्रेजेंट में साउन हीजू के रूम
रूम की ओर देखने लगता है। इधर हीजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि साउन के ऐसे अचानक से उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अगली सुबह वो उठती है तो साउन ब्रेकफास्ट का पूछता है, वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन फिर साउन जाकर खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर हीजू भी उसकी हेल्प करने आती है। तो खाना बनाते हुए साउन उसे इनडायरेक्टली सांगू के बारे में पूछता है। उस दिन कोर्ट में तुम सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। हीजू कहती है कॉलेज फ्रेंड मिल गया था जिससे बात कर रही थी। तो साउन पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज थे, मेरा मतलब क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त थे और क्या वो भरोसेमंद है। हीजू हाँ कहती है। तभी साउन को दोजे का मैसेज आता है। साउन उसके लिए खाना रेडी करके चला जाता है। जो देख हीजू कहती है क्या इसने मेरे लिए खाना बनाया। इधर यूडी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस आए हुए थे। इनके धक्के से वो गिरने वाली थी, पर तभी सांगू उसे होल्ड कर लेता है। इसको यूडी देखते रह जाती है। तो सांगू यह कहानी का सेकंड मेल लीड, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और एक यूट्यूबर भी। तो यूडी की कॉफी सांगू के हाथ में गिर जाती है। तो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। अभी उन्हें पता चलता है कि सांगू जो प्रोग्राम करने वाला है उसमें यूडी भी उसके साथ काम करने वाली है। इधर उस किडनैपर की वॉइस मॉड्यूलेशन को हटाने के बाद जो पहला सैंपल निकला था वो उतना क्लियर नहीं था, इसीलिए फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। और तभी दोजे उसे एक ट्रैफिक सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है जहाँ पे वो किडनैपर हीजू के कार में घुसा था। अब इन्हें तो पता नहीं था कि हीजू की कार को हैक किया था उस किडनैपर ने, इसीलिए वो आसानी से डोर ओपन करके अंदर घुस गया था। लेकिन ये देखकर दोजे कहता है ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपर को जानबूझकर अंदर आने दिया गया, जिससे अब साउंड भी सोच में पड़ जाता है। इधर हीजू अपने असली डैड से मिलने नर्सिंग होम में आती है। हीजू बस उनके साथ ही बोलकर बात करती है क्योंकि उसके डैड ही हैं जो हीजू की केयर करते हैं। इधर साउन अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को इस किडनैपर की फोटो भेजने वाली बात वो किसी और के नाम पे बताता है। उसमें वो रिपोर्टर कहता है कि एक आदमी किसी की वाइफ की प्राइवेट फोटो उसके हस्बैंड को भेजकर डिवोर्स देने की धमकी देता है। का तो एक ही मतलब है कि उस आदमी की वाइफ का बस ब्लैकमेलर के साथ अफेयर चल रहा है। अब अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर और दोजे ने जो उस किडनैपर की कार में घुसने वाली बात कही थी, ये सब याद करके वो सोच में पड़ जाता है। रात के 10 बज गए थे, तभी किडनैपर का फिर से इसे कॉल आता है। साउन कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। हीजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसने कॉल क्यों काटा। तो वो दोबारा है तो साउन कॉल पिक करता है, कहता है शायद तुम मुझसे बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं इसलिए 5 मिनट बाद कॉल करो। तो जो एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल बैक करती है। साउन कॉल पिक करता है, लेकिन उनकी कुछ बात होने से पहले ही को एक ब्लास्ट की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। तो जो फिर से कॉल ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था, इसीलिए वो घर चली आती है। घर पे साउन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे साउन घर में नहीं मिलता। तो वो फिर से उसका कॉल ट्राई करती है, लेकिन फोन उसका अब भी अनरीचेबल आ रहा था। तो वो वहीं उसके आने का वेट करते हुए बैठे बैठे सो जाती है। और सुबह उसका टीवी में उसे न्यूज मिलती है कि साउन का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वहाँ पे कल रात को उसमें एक ब्लास्ट हुआ है और जिस मास्क पहने बंदे ने किया है उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाता है। इसके साथ रिपोर्टर एक धमकी भरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जो कि वही कॉल रिकॉर्डिंग था जो कि उस असली किडनैपर ने साउन को धमकाते हुए कहा था कि मैं इसे मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है या तो मुझे 2 बिलियन वॉन दो वरना मैं मार दूंगा। बस इतना ही रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दी गई थी। अब ये सुनकर हीजू तो डर जाती है क्योंकि ये बातें तो किडनैपर के फोन से कहा गया था जो कि इस वक्त हीजू के पास है। तभी यहाँ पे साउन आ जाता है। इसकी हालत खराब थी, उसके कपड़े खराब हो गए थे, कपड़े पे खून लगा था और डायरेक्टली हीजू के पास आता है और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाकर कहता है कि कुछ दिन से जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हीजू के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं जानता, पर सच्चाई क्या है ये मुझे पता करना है, इसीलिए कोऑपरेट करो। ये बोलकर उसकी ड्रेस हटाने लग जाता है। हीजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है, पर साउन कहता है कि तुम खुद हटाओगी या मैं करूं। अब उसे ऐसे देखकर हीजू तो बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। साउन की शादी होने की एक रात पहले इना ने साउन को शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी, वरना वो साउन की फैमिली की सीक्रेट्स को रिवील कर देगी। ये देखकर साउन ने उसे पूछा था कि क्या सच में हीजू की शादी यौनहुआ फैमिली के बेटे से हो रही है। इना ने कहा था हाँ, पर वो आदमी बहुत घटिया है, लेकिन हीजू की माँ वो कमी नहीं है जो अपने फायदे के लिए हीजू को उस आदमी को बेच सकती है। ये देखकर साउन ने कहा था कि शादी कल ही होगी, पर मेरी दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साउन के ऑफिस में ब्लास्ट होने के जस्ट कुछ देर पहले से। साउन और उसकी दिन किडनैपर के कॉल को ट्रैक करने के लिए रेडी थे। अभी इनके ऑफिस से एक डिलीवरी वाला आता है और इनके दरवाजे के बाहर एक पार्सल छोड़कर जाता है। अब उसमें पिज्जा का पैकेजिंग था, इसलिए एक टीममेट अंदर ले आता है, ये सोचकर कि किसी ने खाने का ऑर्डर दिया होगा। तभी साउन को किडनैपर का कॉल आता है, यानी हीजू कॉल करती है। तभी वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है। साउन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसके बाकी टीममेट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही थी। दोजे उस डिलीवरी मैन का फुटेज दिखाता है जो वो बॉक्स उनके ऑफिस के बाहर रख कर गया था। दोजे कहता है कि शायद ये वही किडनैपर है जो आपको धमकी दे रहा है। साउन जल्दी से अपना फोन चेक करता है तो सिक्योरिटी ने मैसेज किया था हीजू घर में ही है। जो देखकर साउन कहीं जाने लगता है तो दोजे उससे रोककर कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। जो बात अगर बाहर आई तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। साउन कहता है कि ये सब करके वो किडनैपर मुझे चैलेंज करना चाहता है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो किसी और तरीके से। इसीलिए साउन ने ही किडनैपर ने जो धमकी भरा कॉल किया था उसका कुछ पार्ट प्रेस में देने के लिए कहता है। देन वो यहाँ से घर गया था। हीजू के थाइस पे वो मोल चेक करने जा रहा था तो डाइनिंग टेबल से उसे बेडरूम में ले जाता है, जहाँ जो डायरी में लिखकर पूछते कि क्या तुम्हें चोट लगी। साउन बताता है कि एक आदमी हमारे ऑफिस में बॉम्ब रख कर गया था। जो पूछती क्या वो किडनैपर था। साउन कहता है हाँ। देन कहता है आपसे मैं तुमसे सवाल करूंगा, वो किडनैपर कौन हो सकता है, क्या तुम्हें पता है। हीजू नाम में सर हिलाती है। साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि पर ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैपर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, इवन तुम्हारे प्राइवेट चीजों के बारे में भी जानता है। ये बोलकर फिर से उसके थाइस की और ड्रेस हटाने लगता है। हीजू तो घबराने लग जाती है कि कहीं इसने उस थाइस की फोटो के बारे में पूछा तो इससे पहले हीजू उसे धक्का मार देती है और लिखकर पूछती कि ये तुम क्या कर रहे थे।
वो किडनैपर मेरे बारे में क्या जानता और तुम क्या चेक कर रहे थे? उसने पहले मुझे किडनैप किया, फिर तुम्हें हर्ट किया और तुम ये क्या कर रहे थे? साउन कहता है तो तुम्हें सच में पता नहीं मैं क्या कर रहा था, अभी दूजे का कॉल आ रहा था। साउन से सॉरी कहता है जो किया उसके लिए। देन उसकी ड्रेस ठीक करके बाहर चला आता है, अपने रूम में जाता है जहाँ दोजे उसे बताता है पुलिस का कहना है कि ये किसी सीरियल आर्सनिस्ट का काम है, पिछले 6 महीने में शहर के कई जगहों पर आग लगा चुका है। पर साउन को यकीन था कि ये किडनैपर ही था, इसने उस आर्सनिस्ट के आड़ में ही किया है, इसीलिए पुलिस जो कर रही है करने तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तब मैं किडनैपर के साथ फोन पे था, यानी उसका कोई साथी जरूर है। इधर ही जो बाहर से उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, उसकी बात खत्म हुई तो वो जल्दी से हॉल में आकर टूटे ग्लास के टुकड़े उठा रही थी। साउन आकर उसका फोन लाने के लिए कहता है कि जो अपने रूम जाकर पहले तो उसके किडनैपर के फोन से अपने सारे फोटोज को डिलीट करती है, देन स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे छुपा देती है, फिर अपना फोन लाकर साउन को दे देती है। साउन कहता है शायद तुम्हारा फोन भी हैक्ड हो सकता है, इसे मैं चेक करवा के वापस कर दूंगा, तब तक तुम सेफ्टी के लिए घर पे ही रहना। देन साउन और हिजू के पेरेंट्स आए हुए थे शूटिंग पे। यह है साउन का डैड मिस्टर बे जो आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और यह है मिस्टर होंग हिजू के स्टेप डैड जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इधर हम असली किडनैपर को देखते हैं जो बुरी तरह से मछलियों को काट रहा था। तभी उसका साथी उसे मैसेज करके पूछता है कि ऑफिस बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया? किडनैपर कहता है हाँ मजा आया ना। उसका पार्टनर कहता है आगे से मुझे बिना बताए कुछ भी मत करना और एक काम है तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो पार्टनर किसी जगह का एड्रेस भेजता है। इधर साउन हिजू का फोन चेक करता है, चैट्स में उसे सांगू का नाम दिखता है तो वो उनके चैट्स देखने लगता है। रिसेंटली सांगू ने उसे उनके कॉलेज टाइम का एक फोटो भेजा था, नूरी ड्रीम सेंटर नाम के एक ऑर्फनेज में उन दोनों ने बच्चों के साथ फोटोज खिंचाई थी। इधर सांगू अपने क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए यूरी की टीम से मिलने आता है। तो सांगू एक अनसॉल्व केस को उस क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। तो यूरी एंड टीम उस केस के बारे में पूछते हैं तो सांगू बताता है कि मैं नूरी ड्रीम सेंटर नाम के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले जिस टाउन में वो ऑर्फनेज था वहीं पे एक अमीर फैमिली का बहुत बड़ा मेंशन था जहाँ वो लोग कभी कभार आते थे। एक दिन सांगू उस मेंशन के अंदर चला गया था जहाँ उस अमीर फैमिली का यंग मास्टर यानी उस फैमिली का बेटा वेकेशन के लिए आया हुआ था, जो हमेशा एक मास्क पहन के रहता था। दोनों मिले बहुत सारे गेम्स खेले। उसने सांगू को अपना रूम भी दिखाया जहाँ पे अनगिनत हर तरह के खिलौने थे। इसी तरह हर रोज वो दोनों खेलते थे। लेकिन एक दिन अचानक सांगू ने उसके घर पे कुछ भयानक देख लिया। इसके बाद से वो कभी वहां नहीं गया। यूजीएन बाकी सब पूछने लगते हैं कि क्या देखा था, पर तभी सांगू को एक कॉल आ जाता है। उसके कुछ और प्लान थे इसीलिए उसे जाना पड़ता है। इधर साउन भी उस नूरी ड्रीम सेंटर के बारे में पता कर रहा था। तभी हिजू के फोन पे सांगू का मैसेज आता है। उसने हिजू को कल लंच के लिए इन्वाइट किया था, उस रेस्टोरेंट का लोकेशन भी भेजा था। तो साउन उस रेस्टोरेंट के बारे में देख ही रहा था। अभी यूरी का उसे मैसेज आता है कि होप आपका दिन अच्छा गया होगा, एंजॉय योर लंच। क्योंकि यूरी साउन की बहुत बड़ी फैन थी, उसे देखकर ही वो न्यूज एंकर बनी थी, इसीलिए वो साउन को ऐसे मैसेजेस भेजती रहती थी। तो अगले दिन हिजू और सांगू उस रेस्टोरेंट पे लंच करने आए थे जहाँ थोड़ी देर में यूरी आती है। अब क्योंकि वो इन दोनों को ही जानती थी इसीलिए इनसे बात करने आती है, पर वो अभी आने वाले अपने गेस्ट के बारे में बात करते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसलिए इन्हें कहती है कि जब मेरे गेस्ट आएंगे तो उन्हें प्लीज घूरना मत। थोड़ी देर में यहाँ साउन एंट्री मारता है तो यूरी उठकर उसे हाई कहती है। ये देखकर हिजू और सांगू पीछे देखते हैं। साउन को देखकर हिजू तो अपना चेहरा छुपाने लग जाती है, पर साउन को तो पता ही था कि वो यहाँ आने वाली थी, इसलिए उसने जानबूझकर यूरी को लंच पे इनवाइट किया था। तो वो यूरी से पहले हिजू के पास आकर रुकता उसे कहता है इंटरप्रेटर होंग ही जी। कट होता है में साउन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस कुछ पूछताछ करने आई थी। तभी बिल्डिंग के नीचे से आवाज आने लगती है। ये लोग देखते हैं तो किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया था। सभी नीचे आते हैं। तभी दोजे एक मास्क पहने बंदे को चुपते हुए देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तो काफी तोड़ाने के बाद वो उसे पकड़ ही लेता है। इधर रेस्टोरेंट में चारों साथ में ही लंच करने बैठ जाते हैं। सांगू हिजू के लिए खाने को स्मॉल पीसेस में करके देता है। उसे देखकर साउन तो जेलस हो रहा था। यूरी साउन को बताती कि हिजू और सांगू कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मैं और सांगू एक प्रोग्राम के लिए साथ में काम कर रहे हैं। मैं और हिजू भी साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए हम तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं। पर आप मिस हिजू को कैसे जानते हो? साउन बताता है कि ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट में इन्होंने हमारी मदद की थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। अब असल में साउन यहाँ स्पेशली सांगू के बारे में जानने के लिए आया था, इसीलिए वो सांगू के बारे में ही लगातार सवाल करे जा रहा था। जो देखकर सांगू उससे पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है? साउन हाँ कहता है। जो सुन ये तीनों चौंक जाते हैं। तो हिजू वॉशरूम के बहाने से उठ जाती है। तभी साउन को दोजी का कॉल आता है, इसलिए उठकर साइड में बात करने जाता है जहाँ दोजी उसे बताता है कि वो सीरियल आर्सेनिस्ट पकड़ा गया है जो 6 महीने से आग लगा रहा था, लेकिन इसने हमारी बिल्डिंग पे ब्लास्ट नहीं किया है, यानी पक्का है कि ये उसी किडनैपर का काम है। तभी हिजू उसके पीछे से आती है और फोन पे टाइप करके पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरा फोन तुमने हैक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए लिया था, या फिर मुझ पे नजर रखने के लिए? साउन पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हिजू लिखती क्या तुम्हें मुझ पे और सांगू पे डाउट है? जो भी रीजन हो, सांगू पूरा इंसान नहीं है। वो लिखी रही थी कि साउन उसका फोन छीन लेता है और पूछता है कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो जो इतने टाइम बाद अचानक से तुम्हारे सामने आ गया? अगर उसे तुम इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो मेरा क्या? मुझे तुम कितनी अच्छी तरह से जानती हो? वैसे भी हम तो 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो बताओ तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो? मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पर शायद नहीं। ये बोलकर चला जाता है। तभी हिजू को उसकी डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। इधर साउन सांगू से उसका बिजनेस कार्ड मांगता हन चला जाता है। हिजू भी ने बाई गेटर अपने ऑफिस चली जाती है जहाँ पे उसकी डायरेक्टर भी उसे रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहती है, क्योंकि हिजू ने साउन के अब तक के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस को देखकर साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस किया था और अब तो साउन की स्पीच के साथ हिजू की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन 100% सिंक हो जाती है। इसीलिए डायरेक्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसे साउन दोजे को सांगू का कार्ड देता है और उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। दोजे बताता है कि इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। ये लड़की
लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। साउन पूछता है लड़कियों में फेमस क्यों है? दोजी कहता है क्योंकि इसकी फिजिक अच्छी है। डॉक्टर होकर भी ये रेगुलरली वर्कआउट वगैरह की वीडियोस डालता है। इसके साथ ही अनसॉल्व मिस्टीरियस क्राइम केसेस को भी कवर करता है। साउन कहता है इसके बारे में जो कि पता चले वो सब पता करो।